हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं बीपीएससी एईडीओ के एक और प्रैक्टिस टेस्ट को लेके। तो यहाँ मैं आप सभी के लिए डेली जो है प्रैक्टिस टेस्ट दे रही हूँ। तो ये हमारा तीसरा प्रैक्टिस टेस्ट है। तो इस प्रकार से जितने भी प्रैक्टिस टेस्ट है मैं अपने चैनल पे आपको करवाऊंगी। यानी पेपर से पहले अगर मैं बात करूँ तो पेपर से पहले कोशिश रहेगी कि हम अधिक से अधिक प्रश्नों को कर सकें। तो चलिए आज का प्रैक्टिस टेस्ट हम शुरू कर देते हैं। तो पहला प्रश्न है, उल्लंघन शब्द का संधि विच्छेद है। तो बात की जाए तो उल्लंघन शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? उल जमा लंघन, उत जमा लंघन, या फिर अगर बात करें तो ऊ जमा लंघन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, उत जमा लंघन। क्या बनेगा? उल्लंघन। ये कौन सी संधि है? क्योंकि कई बार आपसे ये भी पूछ लेते हैं कि संधि कौन सी है। तो ये व्यंजन संधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मात्रानंद का संधि विच्छेद होगा। मातृ जमा आनंद, मात्रा जमा आनंद, मात्र जमा आनंद। तो राइट आंसर है यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए, मातृ जमा आनंद। क्या बनेगा? मात्रानंद। ये कौन सी संधि है? तो ये हमारी कौन सी संधि है? तो ये यण संधि है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि अ या आ के बाद छोटी ई या बड़ी ई आए तो दोनों मिलकर ए हो जाता है। यह स्वर संधि कहलाती है। दीर्घ स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, या फिर गुण स्वर संधि। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, गुण स्वर संधि। ठीक है, जैसे अगर बात करें तो देव, जैसे हो गया हमारा देव जमा ईश, क्या बन जाएगा? देवेश। यहाँ पे क्या है? अ है, उसमें जुड़ गया बड़ी ई, तो क्या बन गया? ए बन गया, देवेश। वह पे क्या लग गया? ये एक ही मात्रा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, जानने की इच्छा रखने वाला के लिए एक शब्द है जिजीविषा, जिज्ञासु, या फिर जिज्ञासा। जानने की इच्छा रखने वाला, तो जिसको जानने की इच्छा हो उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहेंगे जिज्ञासु। जिजीविषा तो जीने की इच्छा होता है। ठीक है, और जिज्ञासा क्या होती है? किसी चीज को जानने की इच्छा। जब जानने की इच्छा हो तो उसको जिज्ञासा कहते हैं। जब जीने की इच्छा हो तो उसको जिजीविषा कहते हैं। और जिज्ञासु जानने की इच्छा रखने वाला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, कृति का अर्थ रचना होता है, परंतु इसके समरूपी शब्द कृति का अर्थ डैश होता है। रचनाकार, कपटी, या फिर वानर। तो राइट आंसर है यहाँ पे कृति का तात्पर्य हो जाता है यहाँ पे रचनाकार। चलिए नेक्स्ट है, अली और अली शब्द युग्म का सही अर्थ है कंधा हिस्सा, भौरा सखी, दमन दामन। तो देखिए, जो अली है इसका तात्पर्य होता है भौरा, और इस वाले अली का तात्पर्य होता है सखी। हमारा बी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, चंचरिक शब्द का अर्थ है भौरा, तितली, या फिर कोयल। तो चंचरिक का क्या अर्थ होता है? तो राइट आंसर है इसका, चंचरिक का तात्पर्य होता है भौरा। ए ऑप्शन यहाँ पर हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शब्द अनेकार्थक है? अभिमान, अर्क, या फिर अधिक। तो राइट आंसर है यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी, अर्क शब्द जो है ये अनेकार्थक शब्द में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विप्र शब्द का समानार्थी है सहचर, विधाता, या फिर ब्राह्मण। तो विप्र का जो अर्थ होता है वो होता है ब्राह्मण। हमारा यहाँ पर सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक समुद्र का पर्यायवाची नहीं है। जलधि, जलधाम, या फिर जलनिधि। तो राइट आंसर है कि यहाँ पर दिए गए तीनों शब्द जलधि, जलधाम और जलनिधि,
ये तीनों ही समुद्र के पर्यायवाची हैं। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। नेक्स्ट है क्रोध शब्द का पर्यायवाची है संताप, अमर्ष या फिर वैमनस्य। तो क्रोध का जो पर्यायवाची होगा वो होगा अमर्ष। वैमनस्य किसका होता है? तो वैमनस्य तो शत्रुता का पर्यायवाची होता है, ठीक है। अगर यहीं पे शत्रुता होता तो उसका होता वैमनस्य। संताप, संताप का तात्पर्य क्या होता है? दुख होता है, ठीक है। संताप का दुख, अमर्ष का क्रोध और वैमनस्य का शत्रुता, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है सुलभ शब्द का विलोम है अलभ्य, दुष्प्राप्य या फिर दुर्लभ। तो सुलभ का जो तात्पर्य होगा अर्थात विलोम होगा वो हो जाएगा दुर्लभ। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा शब्द शुक्ल का विलोम है काला, कृष्ण या फिर असीत। तो शुक्ल का जो विलोम होगा, अब आपको एक सिंपल सा चीज याद दिला दे तो देखिए शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष ये आप सभी को पता है, इससे भी आप आइडिया लगा सकते हैं, इसका अपोजिट हो जाएगा, विलोम हो जाएगा। नेक्स्ट है मितव्यय का विलोम डैश होता है अपव्यय, अल्पव्यय या फिर कृपण। शब्द क्या है? मितव्यय। मित यानी मितव्यय का जो तात्पर्य होगा वो होगा कंजूस, तो यहाँ पर उसका विलोम हो जाएगा अपव्यय, ठीक है। नेक्स्ट है अर्चना में कौन सा प्रत्यय है अन, अना या फिर अक। अर्चना तो क्या आ गया? अना प्रत्यय, ठीक है। नेक्स्ट है प्रत्युत्पन्न शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है प्र, प्रति या फिर प्रत्यु। तो प्रत्युत्पन्न में जो उपसर्ग है प्रति जमा उत्पन्न, तो क्या बन जाएगा? प्रत्युत्पन्न। तो प्रति उपसर्ग है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है अत्यंत में कौन सा उपसर्ग है अ, अति, अंत। अत्यंत, अति जमा अंत, क्या बनेगा? अत्यंत, ठीक है। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे? अति उपसर्ग, हमारा बी ऑप्शन राइट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है दिए गए शब्दों में एक शब्द तत्सम है उन्हें चिन्हित कीजिए अर्ध, दिवस या फिर कुआं। तो यहाँ पर क्या पूछा गया है? तत्सम शब्द कौन सा है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा हमारा उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि यहाँ पे अर्ध शब्द और दिवस शब्द दोनों ही क्या है? तत्सम है, ठीक है। ये दोनों ही शब्द क्या है? तत्सम है। और कुआं जो है ये तद्भव शब्द है किसका? कूप का, ठीक है। कुएं का तद्भव रूप क्या हो? तत्सम रूप होगा कूप। कुआं तद्भव रूप है, कूप जो है ये क्या है? तत्सम है। और बाकी के दो अर्ध और दिवस ये क्या है? तत्सम है, ठीक है। तो डी ऑप्शन हमारे यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा शब्द देशज है गोबर, घोड़ा, कटोरा। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे कटोरा जो है ये क्या है? देशज शब्द है। नेक्स्ट है अंगोछा किसका तद्भव शब्द है अंग प्रोच्छा, अंग रखा या फिर अंतर का। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे अंग प्रोच्छा का तद्भव शब्द है। नेक्स्ट है निम्न में योगरूढ़ शब्द है पीला, जलज, पर। तो यहाँ पे क्या पूछा है? योगरूढ़ शब्द, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? जलज। जलज क्या है? योगरूढ़ क्या है? तोड़ के दो शब्दों से मिलके बनता है जल जमा ज, तो क्या आ जाएगा? जल में रहने वाला, जल में उत्पन्न होने वाला जलज कहलाता है। तो यहाँ पे जलज जो है ये योगरूढ़ है। नेक्स्ट है उससे अच्छे तो आप है में कौन सा कारक है अधिकरण, अपादान या फिर करण। अब यहाँ पे क्या है? उससे अच्छे तो आप है, एक आदमी कौन है? उससे यानी दूसरा कोई व्यक्ति है, और एक आदमी कौन है? आप हैं।
दो आदमी हैं, उनकी हम क्या कर रहे हैं, तुलना कर रहे हैं। तो वहां पे क्या आ जाएगा, अपादान तत्पुरुष, सॉरी अपादान आ जाएगा। ठीक है, तो जब भी तुलना की बात हो वहां पे अपादान आ जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कर्ता कारक वाला वाक्य छाटिए। मोहन खाता है, शीला को रोटी खिलाओ, शाम को मत आना। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर मोहन खाता है। तो यहाँ पे कर्ता कौन है, मोहन। ठीक है, बाकी बात करें तो शीला को रोटी खिलाओ और शाम को मत आना, ये क्या है, कर्म की बात हो रही है। रोटी खिलाना कर्म करना, शाम को मत आना आने के लिए मना, और एक कर्म की बात हो रही है। ठीक है, तो ये दोनों जो है क्या है, कर्म कारक है, ये करता है। बहुत कम बरसात होने के लिए कौन सा एक शब्द प्रयोग किया जाएगा, अल्पवृष्टि, अतिवृष्टि या फिर अनावृष्टि। तो देखिए बहुत कम, कम का मतलब क्या हो जाएगा, अल्प, तो अल्पवृष्टि हो गया। ठीक है, और जब बहुत वर्षा हो, जब बहुत अधिक वर्षा हो तो वहाँ पे क्या आता है, अतिवृष्टि, बहुत अधिक वर्षा होना। अनावृष्टि, जहाँ बिल्कुल भी वर्षा ना हो उसको अनावृष्टि कहा जाता है। तो सारे मतलब आपको मैंने बता दिए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कर्तृवाच्य का वाक्य बनाइए। तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखी, पुस्तक पढ़ी जाती है। नेक्स्ट है, आज टहलने चला जाए। अब यहाँ पर जो हमसे पूछा है वो है कर्तृवाच्य। तुलसीदास करता है, क्या लिखी है, रामचरितमानस है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, कर्तृवाच्य का उदाहरण क्या है, तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखी। पुस्तक पढ़ी जाती है, ये हमारा किसका उदाहरण है, तो ये कर्मवाच्य का उदाहरण है। ठीक है, और आज टहलने चला जाए, तो टहलने जाने की बात हो रही, तो यहाँ भी क्या है, कर्म कारक है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य भूतकाल का है। तो यहाँ पे आपको बताना है कौन सा वाक्य जो है भूतकाल है। यदि वह जाता तो मैं भी जाता, मोहिनी खाती होगी, उसने खाया है। यहाँ पे अब देखिए, यदि वह जाता तो मैं भी जाता, अगर वह जाता तो भूतकाल की बात हो रही है यहाँ पे, तो हमारा क्या है, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। ये तो भविष्य है, ये वर्तमान है। ठीक है, इनमें से एक शब्द एक वचन है, संतति, प्राण या फिर दर्शक गण। तो राइट आंसर है यहाँ पे संतति शब्द जो है ये क्या है, एक वचन है। बाकी प्राण और दर्शक गण, गण हो गया तो भी क्या हो गया, बहुत सारे हो गए, बहुवचन हो गया। प्राण भी हमेशा क्या होता है, बहुवचन में होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं है, बनावट, छाता या फिर सूर्य। तो राइट आंसर है बनावट जो है ये पुल्लिंग शब्द नहीं है, बल्कि ये क्या है, तो ये स्त्रीलिंग है। ठीक है, बाकी छाता और सूर्य ये पुल्लिंग है, बनावट क्या है, स्त्रीलिंग है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से क्या एक संयुक्त क्रिया विशेषण नहीं है, प्रतिपल, सांझ सवेरे, कुछ ना कुछ। संयुक्त क्रिया विशेषण नहीं है, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ई, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो तीनों ही शब्द प्रतिपल, सांझ सवेरे और कुछ ना कुछ, ये तीनों ही क्या है, संयुक्त क्रिया विशेषण है। प्रति और पल, सांझ सवेरे, कुछ ना कुछ, तो यहाँ पे ऑलरेडी क्या है, संयुक्त है। ठीक है, निम्न में अवयव है भारत, श्याम या फिर आह। अब यहाँ पे अवयव शब्द कौन सा है, तो देखिए भारत और श्याम ये तो अवयव नहीं है। ठीक है, आह, हाय, हाँ, किंतु ये सब शब्द क्या होते हैं, अवयव होते हैं। तो हमारे यहाँ पर सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, जब कर्ता एक क्रिया समाप्त कर उसी क्षण दूसरी क्रिया में प्रवृत्त होता है, तब पहली क्रिया क्या कहलाती है, सहायक क्रिया,
नाम बोधक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया। एक खत्म होने के बाद दूसरा हो जाए तो उसको कहा जाता है पूर्वकालिक क्रिया। ठीक है, ये हमने कल भी क्वेश्चन किया था इस पे बेस्ड, तब भी मैंने बताया था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस वाक्य में सकर्मक क्रिया है? राम दौड़ा, मैं रुक गया, उसने कार बेच दी। तो यहाँ पे उसने कार बेच दी, ये क्या है? सकर्मक क्रिया है। राम दौड़ा और मैं रुक गया, ये दोनों क्या है? अकर्मक क्रिया है। नेक्स्ट है मीठा अमरूद में मीठा विशेषण किस कोटि का है? परिमाणवाचक, गुणवाचक या फिर व्यक्तिवाचक? यहाँ पे क्या है? मीठा। मीठा क्या आ जाएगा? तो ये गुण बता रहे हैं कि मीठी है। निम्नलिखित शब्दों में से जो शब्द विशेषण नहीं है उसका उल्लेख कीजिए। तो यहाँ पे कौन सा विशेषण नहीं है? चलिए ऑप्शंस पे आ जाते हैं। सज्जन, दुर्जन या फिर सुकुमार। तो कौन सा जो है यहाँ पे विशेषण नहीं है? तो तीनों ही विशेषण है। वह व्यक्ति बहुत सज्जन है, वह व्यक्ति बहुत दुर्जन है, सुकुमार है, तीनों ही क्या है? विशेषण है। तो राइट आंसर जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, कोई आ रहा है। वाक्य में कोई किस प्रकार का सर्वनाम है? अनिश्चयवाचक, निश्चयवाचक या फिर संबंधवाचक? कोई, कोई आ गया तो क्या आ जाएगा? पता ही नहीं कौन है तो क्या आ जाएगा? अनिश्चयवाचक आ जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में सर्वनाम का प्रयोग हुआ है? आज बरसात होगी, मैं कल दिल्ली जा रहा हूँ, घर का काम कर लो। तो यहाँ पर सर्वनाम कौन से में है? मैं कल दिल्ली जा रहा हूँ, तो मैं आ गया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? सर्वनाम हो जाएगा। ठीक है, तो जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उनको क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? ममता, समता या फिर कटुता? तो राइट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर ई, उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि तीनों ही शब्दों में ममता, समता यानी समानता, कटुता, तीनों ही क्या है? तीनों ही भाववाचक है। ठीक है, व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को कहते हैं तो क्या कहते हैं? ये तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। नेक्स्ट है शुद्ध वर्तनी वाला शब्द चयन कीजिए। तो यहाँ पर शुद्ध वर्तनी किस में प्रयुक्त हुआ है? तो यहाँ पे अगर बात करें तो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द इनमें से एक भी नहीं है, सब क्या है? अशुद्ध है। शुद्ध रूप क्या हो जाएगा? शुद्ध रूप में देखिए आपको एक ही मात्रा मिलेगी, देदी प्य मान। ठीक है, ये होगा इसका शुद्ध रूप, जो कि हमारे ऑप्शन में नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है एक ही वर्तनी शुद्ध है। राज्य महल, कोमलांगिनी, अक्षौहिणी। अब राज्य महल तो नहीं होता, क्या होता है? राजमहल होता है। ठीक है ना, कोमलांगिनी, कोमलांगिनी नहीं होता, कोमलांगी होता है। ठीक है, तो ये दो हमारे क्या हो गए? गलत हो गए। सी ऑप्शन जो है हमारा यहाँ पर राइट है, अक्षौहिणी। ठीक है, नेक्स्ट है लेन देन, विरह मिलन, जड़ चेतन आदि युग्मों में किस प्रकार का विराम चिन्ह आएगा? तो इनके बीच क्या आएगा? इनके बीच योजक चिन्ह आएगा। ठीक है, बी ऑप्शन राइट हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। निम्नलिखित में से पार्श्विक ध्वनि कौन सी है? ण, ल या फिर र? तो पार्श्विक ध्वनि कौन सी है? तो ल जो है ये पार्श्विक ध्वनि है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण दंत्य नहीं है? त, द या फिर ल? तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो सभी विकल्प के जो सभी चीजें हैं वो क्या है? दंत्य वर्ण है। तो त, थ, द, ध, न और ला, स ये सभी क्या हैं? दंत वर्ण हैं। स्वरों की संख्या कितनी है? तो स्वर कितने होते हैं? स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11 होती है। ए ऑप्शन राइट है।
मैला आंचल किस विधा की रचना है? तो मैला आंचल क्या है? उपन्यास है। किसका उपन्यास है? फणीश्वरनाथ रेणु का उपन्यास है। हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक कौन है? रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर रामकुमार वर्मा या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी? राइट आंसर हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में ज्ञान मार्गी शाखा का कवि है? तुलसीदास, सूरदास या फिर कबीरदास? तो यहाँ पे बात हो रही है ज्ञान मार्गी की। तो ज्ञान मार्गी शाखा के कवि कौन है? तो कबीरदास है, तुलसीदास राम भक्ति शाखा के, सूरदास कृष्ण भक्ति शाखा के। ठीक है। नेक्स्ट है, जायसी किस काव्य धारा के कवि हैं? प्रेम मार्गी, कर्म मार्गी या फिर ज्ञान मार्गी? तो जायसी जो है ये प्रेम मार्गी भक्ति काव्य धारा के कवि हैं। सूफी प्रेमाख्यान कवि हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, खड़ी बोली के सर्वप्रथम कवि माने जाते हैं? जयशंकर प्रसाद, अमीर खुसरो या फिर मैथिली शरण गुप्त? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका, खड़ी बोली के सर्वप्रथम कवि जो माने जाते हैं वो है अमीर खुसरो। ठीक है। चलिए अब यहाँ पे हमारा गद्यांश आ जाता है, फटाफट गद्यांश पढ़ लेते हैं, फिर उस पर आधारित प्रश्नोत्तरी कर लेंगे। ईर्ष्या का काम जलाना है, मगर सबसे पहले वह उसी को जलाती है जिसके हृदय में उसका जन्म होता है। आप भी ऐसे बहुत से लोगों को जानते होंगे जो ईर्ष्या और द्वेष की साकार मूर्ति है, जो बराबर इस फिक्र में लगे रहते कि कहाँ सुनने वाले मिले कि अपने दिल का गुबार निकालने का मौका मिले। श्रोता मिलते ही उनका ग्रामोफोन बजने लगता है और वे बड़े ही होशियारी के साथ एक एक कांड इस ढंग से सुनाने लगते हैं मानो विश्व कल्याण को छोड़कर उनका और कोई ध्येय नहीं हो। मगर जरा उनके अपने इतिहास को भी देखिए और समझने की कोशिश कीजिए कि जब से उन्होंने इस सुकर्म का आरंभ किया है तब से वे अपने क्षेत्र में आगे बढ़े हैं या पीछे हटे हैं। यह भी है कि अगर वे निंदा करने में समय और शक्ति का अपव्यय नहीं करते तो आज उनका स्थान कहाँ होता। अब इस पे प्रश्नोत्तरी देख लेते हैं। ईर्ष्या का काम है रुलाना, हंसाना या जलाना? तो राइट आंसर क्या है? जलाना। गद्यांश में प्रयुक्त ध्येय का अर्थ क्या है? लक्ष्य, इच्छा या फिर आदर्श? तो राइट आंसर है लक्ष्य। नेक्स्ट है, गद्यांश में ईर्ष्यालु व्यक्तियों की प्रशंसा की गई है, खिल्ली उड़ाई गई है, फिर स्तुति की गई है? तो खिल्ली उड़ाई गई है। भावयुक्त शब्द का अनुवाद चुनिए। आई वॉज ओवर जॉयड, मैं उल्लसित था, मैं खुशी से ऊपर था, मेरा दिल बाग बाग हो गया। तो राइट आंसर है आई वॉज ओवर जॉयड। इसका जो ट्रांसलेशन होगा वो हो जाएगा मेरा दिल बाग बाग हो गया। ठीक है। नेक्स्ट है, कार्यालय आदेश सदैव प्रेषित होता है कनिष्ठ से वरिष्ठ को, वरिष्ठ से कनिष्ठ को या फिर दोनों ओर से? तो राइट आंसर है यहाँ पर वरिष्ठ से कनिष्ठ को। तो कार्यालय आदेश, देखिए कार्यालय में कोई आदेश आता है, सूचना आता है, वो फिर सबसे पहले बड़े के पास जाता है और फिर उसके बाद वो कर्मचारियों को तक पहुंचाया जाता है। ठीक है। का बरखा जब कृषि सुखाने, तब कहा जाता है जब समय पर काम नहीं हो, समय को व्यर्थ गवा दिया जाता हो, समय का लाभ ना उठाता हो। तो राइट आंसर है यहाँ पे समय पर जब कोई काम ना हो तो क्या कहा जाता है? का बरखा जब कृषि सुखाने की। अब बरखा होके क्या होगा? जब कृषि ही सूख गई। आंख का अंधा गांठ का पूरा, लोकोक्ति का सही अर्थ है अंधा परंतु विवेकशील होना, मूर्खधनी या फिर अंधे के पास धन होना? तो राइट आंसर है मूर्खधनी। नेक्स्ट है, अपने मरे बिना स्वर्ग नहीं दिखता का अर्थ होगा स्वयं प्रयत्न करने पर भी काम बनता है, विपत्ति में बड़े बिना अच्छा फल नहीं मिलता, प्रयत्न किए बिना वास्तविकता सामने नहीं आती। तो राइट आंसर है स्वयं प्रयत्न करने पर ही काम बनता है। नेक्स्ट है, दुल्हन अंगिया काहे न धोआई, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? वक्रोक्ति, श्लेष या फिर रूपकाति शोक्ति? तो राइट आंसर है यहाँ पे रूपकाति शोक्ति है। ठीक है। तो जहाँ केवल उपमान का वर्णन किया जा रहा है तो वहाँ पर रूपकाति शोक्ति हो जाता है। नेक्स्ट है, दीप सामन जल चुका है,
तो यहाँ पर वाचक शब्द कौन सा होगा? तो पहली चीज, यहाँ पे कौन सा अलंकार है? दीप सामन जल चुका, तो यहाँ पे उपमा अलंकार है, सा आ गया, ठीक है, तो उपमा अलंकार है। और हमारा आंसर जो हमसे पूछा है कि वाचक शब्द कौन सा है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, सारंग लह सारंग चली कई सारंग की ओट, सारंग झीनो पाई के सारंग कई चोट। उक्त पद्य में कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा, श्लेष या फिर यमक? तो राइट आंसर है यहाँ पे यमक अलंकार है। तो जहाँ पर वर्णों की आवृत्ति एक से अधिक बार हो, तो यहाँ पे सारंग शब्द बार बार रिपीट हुआ है, लेकिन उनके अर्थ अलग अलग हो, तो वहाँ पे यमक अलंकार होता है। नेक्स्ट है, अनुप्रास अलंकार क्या है? व्यंजन वर्ण की आवृत्ति, व्यंजन वर्ण की आवृत्ति एक भी बार ना हो, प्रस्तुत के माध्यम से अप्रस्तुत का वर्णन। तो अनुप्रास क्या होता है? व्यंजन वर्णों की आवृत्ति। छप्पई किस प्रकार का छंद है? सम, विषम या फिर अर्धसम? तो छप्पई जो है ये विषम छंद है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। निम्नलिखित में से करुण रस का स्थायी भाव कौन सा है? रति, शोक या फिर निर्वेद? तो करुण, करुण का भाव क्या आ जाएगा? तो करुण का आ जाएगा शोक। निम्नलिखित में कौन सा वाक्य अशुद्ध है? हर एक खिलाड़ी मैदान में पहुंच गए, सड़क पर बहुत भीड़ है, अध्ययन के लिए अच्छी पुस्तकें आवश्यक है। तो यहाँ पे अशुद्ध वाक्य है हर एक खिलाड़ी मैदान में पहुंच गए। यहाँ पर वे क्या है? अशुद्ध है। क्योंकि यहाँ पे गलत क्यों है? पहुंच गए नहीं आएगा, क्या आ जाएगा? हर एक खिलाड़ी मैदान में पहुंच गया, ठीक है, गए नहीं आना था, गया आना था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य कौन सा है? रण में सेनापति को वीरता दिखाने के कारण राष्ट्रपति ने उसे वीर चक्र प्रदान किया, उसे लूटने के अतिरिक्त पीटा भी गया, उसने मान लिया कि दोष उसका है। तो यहाँ पर मिश्र वाक्य कौन सा है? तो राइट आंसर है कि उसने मान लिया कि दोष उसका है, क्योंकि इसको किससे जोड़ा गया है? की से, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित वाक्य को सरल वाक्य में परिवर्तित कीजिए। उसने कहा कि मैं विदेशी हूँ। दिए हुए वाक्य में परिवर्तन संभव नहीं, उसने अपने आप को विदेशी बताया, उसने अपने आप को विदेशी बनाया। तो राइट आंसर है उसने कहा कि मैं विदेशी हूँ। तो इसका सरल वाक्य है उसने अपने आप को विदेशी बताया, ठीक है। नेक्स्ट है, कंकर पत्थर में प्रयुक्त समास है अव्ययी भाव, द्वंद्व या फिर तत्पुरुष? तो राइट आंसर है कंकड़ पत्थर, तो दोनों अलग अलग चीजें हैं, तो यहाँ पे कौन सा समास है? द्वंद्व समास है। राज दरबार में कौन सा समास है? अव्ययी भाव, तत्पुरुष या फिर द्वंद्व? तो राज दरबार यानी राजा का दरबार, तो क्या आ जाएगा? तत्पुरुष समास आ जाएगा। यथा संभव में कौन सा समास है? अव्ययी भाव, कर्मधारय या फिर तत्पुरुष? अब यहाँ शब्द क्या आ गया? यथा, तो जहाँ पे भी यथा आ जाए वहाँ पे क्या आ जाएगा? अव्ययी भाव आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, जिसका कोई शत्रु पैदा ही ना हुआ हो उसे कहते हैं अजान बाहु, अजात शत्रु या फिर अज्ञात शत्रु? तो उसको कहते हैं अजात शत्रु। तो ये थी हमारी आज की प्रश्नोत्तरी। तो आप सभी को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करके बताइएगा। वीडियो जिनको अच्छी लगी हो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सभी का धन्यवाद।